सरकार से पलायन आयोग के आंकड़े आते हैं, पलायन का आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उसी हिसाब से उत्तराखंड में बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पलायन आयोग खुद ही पलायन कर चुका हो, वो पलायन कैसे रोकेगा? पे अमल हो रहा है और सरकार को जब सुझाव देते तो ऐसा नहीं हो पाता कि उसी दिन हो जाए अमल, क्योंकि सरकार को भी अपना बजट देखना पड़ता है। कुछ लोगों का सरकारी स्कूलों पे भरोसा एक तरह से उठ गया है। जिस हिसाब से स्टाफ हमको उम्मीद थी उस हिसाब से मिला नहीं। जो पढ़ा लिखा युवा है या पढ़ा लिखा वर्ग है वो कूच कर रहा है और ये चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही नहीं कोई अपना घर छोड़ता है। उत्तराखंड की हम बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर एक बड़ा मुद्दा पलायन भी है। लगातार उत्तराखंड से पिछले 22 सालों में लगातार पलायन हो रहा है, लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है। इसी को लेकर वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलायन आयोग का गठन किया। पलायन आयोग कई अपनी रिपोर्ट भी देता है और अपने सुझाव भी सरकार को देता रहता है, लेकिन इन सुझावों पर कितना अमल होता है और कितना कार्य होता है और क्या कुछ ये सुझाव है, इसी पर आज बातचीत करने के लिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड में हमारे साथ मौजूद हैं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी जी। सर, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सर, पलायन को रोकने के लिए और इसके निवारण के लिए और समाधान निकालने के लिए और अपने सुझाव सरकार को देने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया। सर, आप अभी तक सरकार को जितने सुझाव आपने दिए हैं उन सुझावों पर कितना अमल सरकार ने किया है? देखिए, 2017 के आखिरी में ये आयोग का गठन हुआ और हमारा पहला प्रदेश है जिसने ऐसा आयोग बनाया है। सबसे पहले तो हमने 18 में एक रिपोर्ट दी कि साहब पलायन कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। पलायन सब जगह से नहीं हो रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ के जनपदों में, चाहे मैदानी जनपदों में कुछ क्षेत्रों से हो रहा है। जो सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देते हैं तो सरकार कुछ सुझावों में मान रही है। पलायन आयोग एक तरह से थिंक टैंक है, काफ़ी हमने रिपोर्ट्स दी हैं, काफ़ी सुझाव दिए, काफ़ी आंकड़े दिए हैं पलायन संबंधित। कुछ सुझाव मान रही है, जैसे कि एक मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हमारे सुझाव पे बना है, एक मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना हमारे सुझाव बना है, एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वो भी आयोग की सिफारिशें थी, है ना। और अभी जो स्वरोजगार पे फोकस आया है इस वर्तमान बजट में भी, तो उसमें भी आयोग ने बार बार बोला है कि साहब इस प्रदेश को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान केवल स्वरोजगार से हो सकता है। सर, आपने अपने कई सुझावों में स्कूल खोलने की बात की है, अस्पताल खोलने की बात की है, रोजगार मुहैया कराने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलने की बात की है, सड़कें अच्छी करने की बात की है। इन सुझावों पर कितना अमल हो पाया है और अगर इन पर अमल नहीं हो पाया है तो फिर जो सरकार ने पलायन आयोग बनाया है उस पलायन आयोग की ज़रूरत क्या है? देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि कुछ सुझावों पे अमल हो रहा है और सरकार को जब सुझाव देते तो ऐसा नहीं हो पाता कि उसी दिन हो जाए अमल, क्योंकि सरकार को भी अपना बजट देखना पड़ता है। स्कूल खोलने के लिए भी हमने कहा है, हमने स्कूल खोलने से ज़्यादा हमने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने को बोला है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है, लोग क्या है कि अंग्रेजी स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में लोगों की एक धारणा है कि उस प्रकार की गुणवत्ता नहीं है। ऐसी अस्पताल हैं या डिस्पेंसरीज़ हैं या CHC हैं हमारे यहाँ, काफ़ी हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, स्टाफ नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे डॉक्टर आ रहे हैं, 2-3 साल में आप देखिएगा डॉक्टरों की संख्या पूरी हो जाएगी। दिक्कत अस्पताल की नहीं है, दिक्कत है स्टाफ की। डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, तो अभी काफ़ी मेडिकल कॉलेज सरकार ने खोल दिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम आज सुझाव दें कल सरकार उसको निवारण कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार को अपना पॉकेट भी देखना होता है, सर्टिफिकेट लेके, अनुभव लेके चले जाते हैं, वो एक समस्या है। ऐसी टीचर्स का है, टीचर्स शहरों में रहते हैं, शहरों से गाँव में रोज़ जाते हैं, पढ़ा के शाम को लौट आते हैं, तो वो भी एक बड़ी विचित्र समस्या है। इस करके थोड़ा हमारी जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता, जो सरकारी स्कूलों की एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता में दिक्कत है, और ऐसे ही सरकारी जो डिस्पेंसरीज़ हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। सर, आप स्कूल की गुणवत्ता की बात करें, लेकिन अगर हम कई आंकड़े देखें तो जो गवर्नमेंट स्कूल है, पहाड़
5 बच्चों पर एक टीचर है तो कहीं एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये सर ये कैसे सिस्टम सही होगा? क्योंकि जो सरकारी स्कूल है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनके हालात ही ऐसे हो चुके हैं। देखिए, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रहे। कुछ लोगों का सरकारी स्कूलों पे जनरलाइज तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों का सरकारी स्कूलों पे भरोसा एक तरह से उठ गया है। देखिए, हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, हम तो उस समय पढ़े जब लाइट भी नहीं होती थी, छोटे लैंपों में पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन लोग जो पेरेंट्स हैं, कई जगह मैंने देखा, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें। तो वो भी एक कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होते जा रहे हैं। टीचर्स तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स बच्चे नहीं भेजेंगे तो स्कूल फिर सरकार को मजबूरी बंद करना पड़ता है। सर, आरोप आपने अभी बात की थी कि पहाड़ कोई जाना नहीं चाहता है। पलायन आयोग का जो ऑफिस बना वो पौड़ी में बना। आरोप भी कई लगे कि पलायन आयोग खुद ही पलायन कर चुका हो, वो पलायन कैसे रोकेगा। तो इस पर भी कई आरोप लगे। आप खुद भी आप पौड़ी से हैं और कई नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी पौड़ी से ही हैं, इसके बावजूद भी आप देखिए, पलायन आयोग का ऑफिस पौड़ी में है, अभी भी है। पलायन आयोग का ऑफिस चल रहा है पौड़ी में। पलायन आयोग के 5 सदस्य हैं। हर सदस्य को 2-2, 3-3 जनपद, 2 या 3 जनपद बटे हैं, वो अपना जनपदों में बैठे हैं। जो हमारा मूल स्टाफ है, स्टाफ अभी कम है, जिस हिसाब से स्टाफ हमको उम्मीद थी उस हिसाब से मिला नहीं। लेकिन पलायन आयोग को क्योंकि ग्राम विकास विभाग से अटैच किया हुआ है, तो ग्राम विकास विभाग का सारा स्टाफ जो मुख्यालय है वो पौड़ी में है। हमारा ऑफिस भी पौड़ी में है और आज भी पौड़ी में ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन स्टाफ वहाँ कम है क्योंकि स्टाफ पलायन आयोग को उस हिसाब से मिला ही नहीं। सर, बात करें उत्तराखंड में, जिस प्रकार से आप पलायन आयोग के तो आंकड़े आते ही रहते हैं, जिस प्रकार से पलायन आयोग के आंकड़े आते हैं, पलायन का आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, उसी हिसाब से उत्तराखंड में बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 22 साल के युवा उत्तराखंड के सामने ये 2 ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे पार फिलहाल पाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन इनसे पार नहीं पाया जा रहा है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है और अभी जो मैं कल ही देख रहा था, जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें जो उसका भाग 2 है, कभी आपको टाइम मिले तो देखिएगा। भाग 2 में ये स्पष्ट रूप से आ रहा है कि जो 25 से 35 साल का जो एज ग्रुप है, आयु वर्ग है, उसमें हमारी आबादी ज़्यादा है, इसलिए वो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना होगा। एक बड़ी अच्छी पहल ये करी है कि स्वरोजगार पर फोकस किया। देखिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। कोई भी सरकार, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको नौकरी नहीं दे सकती। लोगों को स्वरोजगार की तरफ जाना होगा। और अभी जो हमने अभी कुछ 15 दिन पहले एक रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये देखा गया है कि गांव में लगभग 10% लोग, चाहे पर्वतीय क्षेत्र के हों चाहे मैदानी क्षेत्र के गांव हों, 10% लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उसको हमको आगे बढ़ाना होगा। सबको रोजगार देना कोई भी सरकार की बस की नहीं है। सर, कई लोगों का ये भी मानना है कि पलायन अब एक बहुत बड़ी चेतावनी बन चुका है और कई लोग ये भी मानते हैं कि पलायन अब उत्तराखंड से रुक नहीं सकता है, ये एक नियति बन गई है। तो ये आप भी मानते हैं कि ऐसा ही जो लोग कह रहे हैं, क्या वो सच है? नहीं, मैं नहीं मानता कि पलायन रुक नहीं सकता। हमारे आंकड़े जो इस बार आए, हमने 18 में सर्वे किया था और अभी 22 में किया है। 22 की रिपोर्ट अभी 23 में कुछ 15 दिन पहले सौंपी है। तो उसमें थोड़ा सा जो स्थायी पलायन है ना, जो परमानेंटली चला गया, वो तो बहुत कम हो गया है ना। अस्थायी पलायन है। अस्थायी पलायन भी जैसे ऊपर गांव है, नीचे सड़क है, तो वो गांव से नीचे सड़क पे आ गया, नज़दीकी कस्बे में आ गया। पहाड़ में छोटे छोटे शहर बन रहे हैं। पहाड़ का शहरीकरण भी बहुत तेज़ हो रहा है। आप श्रीनगर देख लो, आप सतपुली देख लो, आप थल देख लो, आप पिथौरागढ़ देख लो, पहाड़ का कोई भी आप छोटा कस्बा देख लो, आज वो शहर बन गया है। तो पहाड़ के अंदर ही युवा है, वो एक अच्छा संकेत है। हिल डेवलपमेंट का सिस्टम ही यही है कि वहीं पर ही छोटे छोटे शहर बन जाए। हालांकि जो तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो अनियोजित है, अनप्लैंड है। थोड़ा सा उस पर भी अभी हम लोग सरकार को सुझाव देंगे। सर, बात करें सबसे ज़्यादा जो जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और जिस जगह पर पलायन कर रहे हैं, उसमें बात करें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये जनपद शामिल है। तो सर, क्या लगता है जिस प्रकार से देहरादून की भी पिछले कई वर्षों से आबादी देखी, देहरादून की भी लगातार आबादी बढ़ रही है, तो जो लोग पहाड़ से
यहाँ पर प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, और जो पहाड़ी राज्य मांगा गया था वो इसलिए मांगा गया था कि पहाड़ का विकास हो सके, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो क्या लग रहा है वापस पहाड़ के लोग प्लेन की ओर कूच कर रहे हैं? देखिए, पहाड़ के लोग हमारे जो मैदानी क्षेत्र है उसकी तरफ कूच कर रहे हैं। खासकर जो पढ़ा लिखा युवा है या पढ़ा लिखा वर्ग है वो कूच कर रहा है, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्रदेश बना तो पर्वतीय विकास के लिए था, और हमको पर्वतीय विकास पर ही जोर देना होगा। आयोग ने पिछले कई रिपोर्टों में कहा है कि साहब आप अगले 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस पर जोर दीजिए, तो तभी पहाड़ का विकास होगा और ये जो राज्य बनने का जो उद्देश्य था तभी पूरा होगा। सर, उत्तराखंड की दृष्टि से देखें, पलायन उत्तराखंड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई जो उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके हैं वो चीन से अटैच हैं, हमारे कई इलाके, और उसके आप जानती हैं चीन से भारत के संबंध कैसे हैं। तो जो जिस प्रकार से एक वहाँ पे लोकल पहरी हैं उनका उस पर वहाँ से चले जाना, ये कितना चिंता का विषय है? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। खासकर जो भारत चीन सीमा है, हमारे 4 विकास खंड है, 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़, जिसमें 4 विकास खंड है जो कि चीन सीमा से लगे हुए हैं। इस पे केंद्र सरकार की भी चिंता है। हम लोग यहाँ से भी, आयोग की तरफ से भी केंद्र सरकार ने कुछ आंकड़े मांगे थे, हमने दिए थे उनको, और उत्तराखंड सरकार भी इस तरफ काफ़ी चिंतित है, क्योंकि क्या हुआ है कि 62 की लड़ाई में हमारे जो सीमांत गांव थे वो सुरक्षा कारणों से खाली करा दिए गए थे, तो वहाँ अब लोग नहीं रह रहे हैं। मैं खुद भी भारत चीन सीमा के कई क्षेत्रों में गया था, और वहाँ देखा कि वहाँ पर ITBP, हमारे सुरक्षा जो सेना है और हमारी जो सुरक्षा बल है वही है, लोग नीचे आ गए हैं, और वहाँ पर कई समस्याएं हैं। सड़कें तो अच्छी बन गई हैं, देखिए रोड्स तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन कई जगह इनर लाइन परमिट की प्रॉब्लम है, कई जगह वाइल्ड लाइफ एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वहाँ पर अगर टूरिज़्म बढ़ेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो बॉर्डर टूरिज़्म है अगर वो बढ़ेगा तो उससे वहाँ पर आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और लोग वापस जाएंगे। सर, उत्तराखंड में पलायन आपने बात की केंद्र सरकार की भी, तो अगर क्या आप क्या मानते हैं जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है या केवल उत्तराखंड की ही समस्या है, या केंद्र को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र को भी इसमें मदद मुहैया करानी चाहिए? देखिए, केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये लगभग सभी प्रदेशों की समस्या है। और अभी मैं पिछले कुछ दिनों IIT रुड़की में गया था, उनका जापान गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पर जापान के कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि समस्या हमारे यहाँ भी है, जापान में भी है, और यहाँ तक कि जापान गवर्नमेंट लोग जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको अच्छा खासा रकम दे रही है वापस जाके गाँव में रहने के लिए। हम वो नहीं कर सकते, तो लेकिन केंद्र सरकार भी इसमें चिंतित है। जैसे केंद्र में बैठकें होती हैं तो देखा कि अरुणाचल है, कुछ और जैसे या बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी ये समस्या है। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप जो आगे के आपके प्लान को रोकने के लिए जो आपके सुझाव हैं, क्या आपकी रणनीति है, आगे आप किन रणनीतियों पर काम करना चाहते हैं और सरकार को क्या कुछ सुझाव आप देने जा रहे हैं? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि सरकार ने हमको 3-4 इस साल के लिए 3-4 लक्ष्य दिए हैं। एक तो जो आपने अभी बॉर्डर की बात करी, बॉर्डर में कैसे दोबारा से आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती, खासकर हमारे जो इंडो चाइना बॉर्डर है, एक तो हम उस पर कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि स्वरोजगार पे काफ़ी इस समय काफ़ी जोर दिया जा रहा है। स्वरोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि साहब शिथिलीकरण कैसे हो, सरलीकरण कैसे हो, क्योंकि स्वरोजगार की हम जैसे विभागों के साथ मैं बैठक कर रहा हूँ, मैं क्योंकि वही कर रहा था बैठ के, तो कई योजनाएं हैं, कम से कम सैकड़ों योजनाएं, हर विभाग के पास 10 योजना है जिसमें स्वरोजगार लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है और उसका जो प्रक्रिया इतनी जटिल है, तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इसको सरलीकरण करो, तो आयोग इसमें 3-4 महीने में इसमें रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद हम फिर फॉलो अप एक्शन भी लेंगे, जिससे कि विभाग और लोगों के बीच का जो समन्वय है वो बना रहे और लोगों को इन योजनाओं का, कई उसमें केंद्र की योजना है, कई हमारी अपनी योजनाएं हैं, लोगों को इसका फायदा।
ये थे हमारे साथ पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष शरद नेगी जी, और इनका साफ तौर पर यही कहना है, जो सरकार को ये सुझाव देते रहते हैं स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए और जो रोजगार मुहैया कराने के लिए, पहाड़ के गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए, ये तमाम सुझाव सरकार को देते रहते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इन सुझावों पर सरकारें कितना अमल करती हैं। देखते रहिए तमाम अपडेट के लिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।